नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रभात कुमार और आज मैं जिस मुद्दे पर बात करने जा रहा हूं ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। बहुत ही इम्पोर्टेंट जो है प्रियम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ये कितनी बार भी आप पढ़ लो अधूरा ही रहता है, ये समझ लीजिए। लेकिन हम इसे एक एक वर्ड के इलेबोरेटेड फॉर्म में इसे जानेंगे कि कहना क्या चाहता है। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले वी द पीपल ऑफ इंडिया, शुरुआत ही होती है इसे वी द पीपल ऑफ इंडिया। वी द पीपल ऑफ इंडिया जो है मेन सोर्स है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, और इसका जो आइडिया है, प्रियम्बल का जो आइडिया है, वो यूएस के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है। वी द पीपल ऑफ इंडिया जो है ये यूएस के कॉन्स्टिट्यूशन से डायरेक्ट कॉपी है। यूं तो भारत के संविधान में पूरा का पूरा कॉपी ही है, लेकिन जो अच्छी बातें जहाँ की लगी मैंने उसी को कॉपी किया है। यानी जिसकी जो अच्छी बातें लगे ले लो, जिसकी जो बुरी बातें लगे उसे उसके पास ही रहने दो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो जब हम यूएस के प्रियम्बल को देखेंगे तो वहां पे लिखा गया वी द पीपल ऑफ यूनाइटेड स्टेट, वहां पे इंडिया नहीं लिखा गया है। और जब इंडिया में आते हैं तो वी द पीपल ऑफ इंडिया, वहां भी जो मेन सोर्स है वो पीपुल है और यहाँ भी मेन सोर्स पीपुल है। हैविंग solemnly resolved to constitute India into a sovereign, socialist, secular, democratic republic। अब जो वर्ड है सॉवरेन, 9 की वर्ड है हमारे प्रियम्बल में। सॉवरेन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक, जस्टिस, लिबर्टी, इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी, ये 9 वर्ड हैं। तो सबसे पहला वर्ड है सॉवरेन। यूं तो 9 के 9 जो वर्ड हैं उस पर एक से एक किताब लिखी जा सकती है, लेकिन हम लोग यहाँ पर ओवरव्यू और थोड़ी सी जानकारी लेंगे कि कहना क्या चाह रहा है। तो वर्ड जो है सॉवरेन, सॉवरेन जो वर्ड है ये अपने आप में परिपूर्ण है। इसका कहने का सेंस ये है कि जो भारत है, भारत जो सॉवरेन है, वो ना तो किसी पे डिपेंड है ना ही किसी का डोमिनियन है। ये एक इंडिपेंडेंट स्टेट है, इसके ऊपर कोई ऑथोरिटी नहीं है। देयर इज नो ऑथोरिटी एबव इट। और ये फ्री है, बिल्कुल फ्री है कि ये अपने आंतरिक मामले, एक्सटर्नल अफेयर, इंटरनल अफेयर, किसी को भी कोई भी डिसीजन ले सकता है, कोई भी फैसला ले सकता है। इसमें इसके ऊपर कोई दबाव नहीं रहेगा, कोई प्रेशर ग्रुप नहीं रहेगा। अगर किसी का भूभाग लेना है, कोई अपना भूभाग किसी को देना है, तो इसमें भी कोई इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन हमारे ऊपर बंदिशें नहीं लगा सकता है। ये सॉवरेन है। लेकिन एक सवाल हमारे मन में आता है, हम इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर रहते हैं, यूएन के मेंबर हैं, कॉमनवेल्थ के मेंबर हैं, ब्रिक्स के, सार के डिफरेंट इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर हैं। यूएन सबसे शक्तिशाली ऑर्गेनाइजेशन है। कॉमनवेल्थ जिसके हम कभी कॉलोनी रहे हैं। तो यूएन कल को कहता है कि आप अपनी ज़मीन जो है, जो पीओके का डिस्प्यूटेड लैंड है, वो पाकिस्तान को दे दो। अक्साई चीन चाइना को दे दो। अरुणाचल प्रदेश पे कहता है चाइना हमारा है तो उसे दे दो। तो माँ कसम सही बताते हैं, खून तो खौल उठेगा। लेकिन वो तो कह तो दिया, क्या हम उसकी बात मान लें? हम उसके मेंबर हैं, सबसे शक्तिशाली भी है। तो यहाँ पर जो सॉवरेनिटी है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, वो कहता है कि हम उसके बातों को एक्सेप्ट कर सकते हैं या नहीं भी कर सकते हैं। हमारे ऊपर उसकी कोई बंदिश नहीं है कि हम उसके बातों को एक्सेप्ट करेंगे ही करेंगे। अगर हम उसके बातों को रिफ्यूज भी करते हैं तो हमारे सॉवरेनिटी पे कोई असर नहीं पड़ेगा। अब यूएन की तो बात खत्म हो गई, कॉमनवेल्थ नेशन आता है। चूंकि हम उसके पहले कॉलोनी रह चुके हैं, पाकिस्तान इंडिया दोनों कॉलोनी रहा उसका। जब वो ब्रिटेन क्राउन यहाँ से जाने लगे तो सत्ता हस्तांतरित करके गए थे। तो वो बोलेंगे हम तुम पे पहले राज किए थे, मैं जैसा कर रहा हूँ ऐसा तुम्हें करना होगा, तुम अब पीओके का डिस्प्यूटेड लैंड दे दो पाकिस्तान को, ये मैं कह रहा हूँ। तो वहाँ भी हम उसके जो आदेश रहेंगे उसको एक्सेप्ट कर भी सकते हैं, रिफ्यूज भी कर सकते हैं। इस पे हमारे सॉवरेनिटी पे कोई असर नहीं पड़ेगा। कोई भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन हो, वो हमारे सॉवरेनिटी को, संप्रभुता को ना ही कम कर सकता है ना ही कोई हार्म कर सकता है। इस बात में अब कन्फ्यूजन नहीं रखना है कि कोई हमारे ऊपर कुछ कर सकता है। अब इंडिया तो सॉवरेन हो गया भाई, इंडियंस आर सॉवरेन।
बोलेंगे, अब तो बता दिया आप लोगों को, इंडिया इज सॉवरेन, बोलेंगे मैं भी सॉवरेन हूँ। कल को उठोगे AK-47 AK-56 लोगे, अगल बगल के जितने व्यक्ति उसे पकड़ के ढूंढने लगोगे। तो ऐसा कभी मत करना मेरे भाई। ऐसा करोगे आपको भारत सरकार पनिशमेंट देगी, जेल जाओगे, फांसी भी लग सकती है। India is sovereign, not Indian are sovereign. Indian are sovereign at only one time, when they are going to vote. When election is held and going to vote, then sovereign. जब आप वोट देने जाते हो उसी समय आपकी सॉवरेनिटी है। बाकी के समय आप लॉ के से बाइंड हो, आप लॉ से बंधे हुए। अगर कोई काम आप लॉ के बियॉन्ड करते हो तो आपको पनिशमेंट मिलेगी, आप जेल जाओगे, फाइन हो सकती है, फांसी भी हो सकती है, लाइफ इम्प्रिजमेंट भी हो सकता है। ठीक है, तो इसे एकदम ध्यान में रखना कि इंडिया इज सोवरेन, नॉट इंडियन आर सोवरेन। इंडियन आर सोवरेन एट ओनली वन टाइम, व्हेन दे गो टू वोट। अब आता है सोशलिस्ट। सोशलिस्ट भी अपने आप में एक बड़ा है। तो ये वर्ड ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं था। दिस टर्म इज एडेड बाय द 42nd CAA, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976। इसमें जोड़ा गया था। इंदिरा गांधी की सरकार रहती है, पूरे देश में इमरजेंसी लगा रहता है, लेकिन सोशलिस्ट वर्ड प्रियम्बल में 42nd अमेंडमेंट से जोड़ा गया। लेकिन हाँ, कॉन्स्टिट्यूशन का डिफरेंट आर्टिकल हमें यह कहता था कि हम सोशलिस्ट हैं, हम सोशलिस्ट हैं, इंडिया इज अ सोशलिस्ट कंट्री। तो DPSP में ऐसे कई प्रावधान थे जो स्टेट को कहते थे कि जो सोसाइटी है उसको सोशलिस्ट बनाना है आपका काम। तो दो प्रकार के सोशलिस्ट हैं, कम्युनिज्म और डेमोक्रेटिक। तो इंडिया में डेमोक्रेटिक सोशलिज्म है, जिसके तहत अब कम्युनिज्म में होता है कि राज्य के पास कुछ नहीं रहेगा, राज्य के पास कुछ नहीं रहेगा। जो भी काम होंगे, जो भी धन संपत्ति होगी, जो भी अमाउंट होंगे, वो सभी राज्य के जो लोग होंगे उसमें प्रोपोर्शनल बटेंगे। वो एक प्रकार से राज्य के पास कुछ नहीं रहेगा, सारी शक्ति पब्लिक में ही रहेगी। लेकिन डेमोक्रेटिक सोशलिज्म में होता है कि प्राइवेट और पब्लिक दोनों रहते हैं, प्राइवेट और पब्लिक दोनों रहते हैं। अब बात आती है भारत की, तो भारत में ये दोनों चीज़ है, प्राइवेट और पब्लिक। एक मिक्स्ड इकोनॉमी है, मिश्रित अर्थव्यवस्था है। एग्जाम्पल के लिए हम देख सकते हैं कि रेलवे सिर्फ सरकार के हाथ में है, सड़क सिर्फ सरकार के हाथ में है। अब रेलवे का भी प्राइवेटाइजेशन होना शुरू हुआ है, सड़क का तो प्राइवेटाइजेशन कुछ दिन पहले से हो रहा है। अब रेलवे की पटरियां जो रहेगी वो इंडियन गवर्नमेंट की रहेगी, लेकिन उस पर जो कुछ ट्रेनें चलेगी, उसकी कुछ सुख सुविधाएं होगी, वो प्राइवेट कर दिया गया है। उसकी देखरेख, उसकी व्यवस्था प्राइवेट लोग करेंगे। सड़क में भी आया, सड़क एक बार सरकार ने बना दी, अब उसकी मेंटेनेंस के लिए किसी प्राइवेट कंपनी को वहाँ पर दे दिया गया। आप टोल टैक्स वसूलो और सड़क पूरी ठीक रहनी चाहिए, इसकी जिम्मेदारी आपकी। तो इस प्रकार के काम की, ये सब काम जो हुआ है, सड़क का प्राइवेटाइजेशन, रेल का प्राइवेटाइजेशन, डिफरेंट इंडस्ट्री का प्राइवेटाइजेशन, इलेक्ट्रिसिटी का, वाटर का, गैस का, इस सब का जो प्राइवेटाइजेशन हुआ है, वो जो 1991 में न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी आई थी उसके तहत किया गया है। उस समय प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन पर अधिक ध्यान दिया गया था और राज्य में प्राइवेट सेक्टर का रोल धीरे धीरे बढ़ता चला गया। तो उसी का एक प्रकार से कहें कि अभी हम लोग थोड़ा सा उसका ब्रॉड रूप देख रहे हैं, पहले नहीं था लेकिन अब इसका ब्रॉड रूप देख रहे हैं। अब आता है वर्ड सेकुलर। ये हमेशा से एक विवादित शब्द रहता है, सेकुलर। कोई कहता है धर्मनिरपेक्ष है, कोई कहता है पंथ निरपेक्ष है। लेकिन संविधान का जो हम हिंदी संस्करण देखेंगे उसमें साफ साफ शब्दों में लिखा गया है कि सेकुलर मीन्स पंथ निरपेक्ष, पंथ को ना मानने वाला, ऐसा हमारा स्टेट होना चाहिए। ये भी 42nd CAA कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 में ही जोड़ा गया है। यानी ये दो वर्ड सोशलिस्ट और सेकुलर 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 में जोड़ा गया। लेकिन
इसके जो कॉन्स्टिट्यूशन के डिफरेंट आर्टिकल थे, बेसिकली आर्टिकल 25 से 28, ये हमें सेकुलर बनाते थे। ये ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं थे, लेकिन ये हमें सेकुलर बनाते थे। सेकुलर ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं था, लेकिन ये जो आर्टिकल 25 से 28 है, ये हमें सेकुलर बनाते थे। अब सेकुलर का दो इम्पैक्ट है, एक पॉजिटिव एक निगेटिव। निगेटिव इम्पैक्ट कहता है कि नो एनी रिलीजन हैव एनी इम्पोर्टेंस, किसी रिलीजन को कोई इंपॉर्टेंस नहीं दिया जाएगा, ये निगेटिव इम्पैक्ट है। पॉजिटिव इम्पैक्ट है कि ऑल रिलीजन आर इक्वल इम्पोर्टेंस इरिस्पेक्टिव ऑफ देयर स्ट्रेंथ। आपकी कितनी क्षमता है, आप कितने संख्या में, इससे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन सबको एक समान व्यवस्था दी जाएगी हमारे संविधान में। तो इंडिया ने पॉजिटिव इम्पैक्ट को एडॉप्ट किया है। अगला वर्ड आता है डेमोक्रेटिक। अब डेमोक्रेटिक में भी दो प्रकार के होते हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। अब डायरेक्ट में पीपुल जो एक्सरसाइज करता है सुप्रीम पावर डायरेक्टली, जैसा कि स्विट्जरलैंड में देखने को मिलता है कि डायरेक्ट वो करता है। और इसके 4 प्रकार हैं, रेफरेंडम आता है, इनिशिएटिव, रिकॉल, प्लेबिसाइड, ये 4 प्रकार आते हैं। रेफरेंडम में हाँ या ना में जवाब देना होता है, हमें ये करना है या नहीं करना है, ये रेफरेंडम हो गया। इनिशिएटिव होता है कि लोग बताते हैं हमें क्या करना है, क्या योजना है, क्या पॉलिसी है, ये बताते हैं लोग। रिकॉल में फिर दोबारा बुलाना होता है, और प्लेबिसाइड में सिर्फ जनमत संग्रह कि लोग किसके पक्ष में अधिक हैं तो वो काम किया जाएगा। ये एकदम सीधा डायरेक्ट है। लेकिन इनडायरेक्ट में जो है रिप्रेजेंटेटिव इलेक्ट होते हैं पीपुल के द्वारा, वही जो वी द पीपल है मेन सोर्स, उसी के द्वारा जो रिप्रेजेंटेटिव है इलेक्ट होते हैं, पार्लियामेंट में जाते हैं, फिर लॉ बनाते हैं, और कहीं कहीं इसे रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी भी कहा जाता है। अब इनडायरेक्ट में जब आते हैं तो पार्लियामेंट्री भी है, प्रेसिडेंशियल भी है। भारत में जब बात करें तो पार्लियामेंट्री है, यूएसए में बात करें तो प्रेसिडेंशियल है। अब भारत में जो डेमोक्रेसी है उसकी बात करें तो इसके पीछे का रीजन है कि भारत में यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज है, पीरियोडिक इलेक्शन है, रूल ऑफ लॉ है, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशियरी है, एब्सेंस ऑफ डिस्क्रिमिनेशन है। ये सब जो है एक डेमोक्रेटिक कैरेक्टर है। इनडायरेक्ट रूप में देखें तो एक डेमोक्रेटिक कैरेक्टर है, इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी है इंडिया में, और ये सब डेमोक्रेटिक कैरेक्टर है इंडिया का। तो इंडिया में इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी है, ठीक है, और पार्लियामेंट्री भी, इसे भी ध्यान में रखिएगा। अब वर्ड आता है रिपब्लिक। रिपब्लिक में जब हम जाते हैं तो हेड ऑफ द स्टेट जो होता है वो इलेक्ट होता है, हेड ऑफ द स्टेट इलेक्ट होता है। और भारत का जो है हेड ऑफ द स्टेट प्रेसिडेंट्स होते हैं। तो फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया इज प्रेसिडेंट, तो हेड ऑफ द स्टेट भी उन्हें ही कहा जाता है, प्रेसिडेंट को। लेकिन जब हम रिपब्लिक के अलावा मोनार्की में जाते हैं तो वहाँ पे राजा का बेटा राजा, राजा का बेटा राजा, इस प्रकार से उनका एक क्रमागत चलता रहता है कि वहाँ पर कुछ नहीं करना है, आप योग्य हो नहीं हो कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको लोगों ने चुना है, आप कितने भी बूढ़े हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन हम आप ही को राजा मानेंगे। ऐसा मोनार्की में चलता है। लेकिन रिपब्लिक में जो होता है हेड ऑफ द स्टेट इलेक्ट किया जाता है डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, जैसा कि यूएसए भारत में है। अब आते हैं छठा जो हमारा वर्ड है कीवर्ड, वो है जस्टिस। अब जस्टिस जो है सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल, ये तीनों आधार पे होना चाहिए। अब सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल ये तीनों जो है फंडामेंटल राइट और डीपीएसपी में सिक्योर किया गया है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में। अब सोशल जस्टिस क्या है, तो सोशल जस्टिस इक्वल ट्रीटमेंट, मतलब सोशल जस्टिस इक्वली सबको कहेगा कि आप में कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, सामाजिक तौर पे कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, कास्ट, कलर, रिलीजन, रेस, सेक्स, इसके आधार पे कोई डिस्क्रिमिनेशन किसी में नहीं होगा, ये सोशल जस्टिस है। इकोनॉमिक जस्टिस की जब बात करते हैं तो देयर इज नो डिस्क्रिमिनेशन, कौन गरीब है कौन अमीर है इससे कोई लेना देना नहीं है, आप सब एक ही नज़रिए से देखे जाओगे। अगर कोई व्यक्ति कोर्ट में जाता है और कोई व्यक्ति अमीर है तो ऐसा नहीं है उसे, अब 2 व्यक्ति मर्डर किया, अमीर और गरीब दोनों ने मर्डर किया है, तो ऐसा नहीं कि अमीर वाले तुरंत छूट के चले जाएंगे और गरीब को सज़ा मिल जाएगी। अमीर के लिए भी उतनी ही सज़ा है, गरीब के लिए भी उतनी ही सज़ा है। तो ये इकोनॉमिक जस्टिस देता है, आप हो गरीब हो अमीर हो इसमें हम कोई अंतर नहीं करेंगे। जब पॉलिटिकल जस्टिस में जाते हैं तो सबको इक्वल राइट है, सब वोट कर सकता है, सब पॉलिटिकल ऑफिस में जा सकता है, सब
चुनाव लड़ सकते हैं, इलेक्शन में भाग ले सकते हैं, इसमें कहीं से कोई दिक्कत नहीं है। उसके जो बात है वो आप अपना फुलफिल कीजिए, अपना चुनाव लड़िए, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये पॉलिटिकल जस्टिस हो गई। अब बात करते हैं इक्वलिटी की। तो इक्वलिटी में जब हम आते हैं तो आर्टिकल 14 से 18 तक, आर्टिकल 14 से 18 तक जो है वो इक्वलिटी की बात करता है। इक्वलिटी मीन्स द एब्सेंस ऑफ स्पेशल प्रिविलेज टू एनी सेक्शन ऑफ द सोसाइटी and provision of adequate opportunity for all individuals without any discrimination। कोई भी भेदभाव किसी के साथ नहीं किया जाएगा। अब आर्टिकल 14 कहता है इक्वलिटी बिफोर लॉ, आर्टिकल 15 कहता है प्रोविजन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ एक्सेट्रा। आर्टिकल 16 कहता है इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन मैटर ऑफ पब्लिक डेवलपमेंट, यानी एक आर्टिकल 14 कर रहा है कि कानून के समक्ष सभी समान हैं। आर्टिकल 15 कर रहा है कि जो जाति, रंग, भेद, धर्म, लिंग है, इसके आधार पर कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा आपके साथ हर एक जगह आपको। आर्टिकल 16 कहता है कि पब्लिक डेवलपमेंट में आपको इक्वलिटी मिलेगी, कोई दिक्कत नहीं है। आर्टिकल 17 कहता है कि जो असमानता है, एवोल्यूशन ऑफ अनटचेबिलिटी है, इसमें आपको जो दिक्कतें आती है ये नहीं होगी। आर्टिकल 18 कहता है एवोल्यूशन ऑफ टाइटल्स एक्सेप्ट एजुकेशन एंड मिलिट्री। अब जो कुछ टाइटल दिए जाते थे पहले, राजा, धीराज, महाराज, इस प्रकार के टाइटल रहते थे, कोई चौधरी हो जाता था, कोई कुछ हो जाता था, मतलब प्रकार प्रकार के टाइटल रहते थे वहाँ पे। तो डिफरेंट टाइटल को हटाया गया। अब सिर्फ आप एजुकेशन में के क्षेत्र में अगर कुछ बड़ा करते हो, पीएचडी करते हो, एमबीबीएस करते हो, एमडी करते हो, या कुछ भी उस प्रकार की चीज़ करते हो, एमबीए करते हो या लॉयर बनते हो, कुछ भी करते हो, इंजीनियर बनते हो, तो आपको उसकी उपाधि लगाने का अधिकार है। और कोई महाराजा, धीराज, फलाना ढिंगना, ये सब कुछ नहीं। फिर मिलिट्री में आप बड़े काम किए हैं, परमवीर चक्र लिए हैं, तो वहाँ पे आप लगा सकते हैं। और अदरवाइज आपको कहीं भी कोई भी टाइटल लगाने का अधिकार नहीं देता है। ठीक है। अगला है फ्रेटर्निटी। फ्रेटर्निटी क्या कहता है? फ्रेटर्निटी जो है हमारे ब्रदरहुड को बढ़ाता है। फ्रेटर्निटी हमारे ब्रदरहुड को बढ़ाता है। इंडिया में सिंगल सिटीजनशिप, इसका जो फीलिंग को जो है प्रमोट करता है कि हम भाईचारे का जो सेंस है वो डेवलप करता है सिंगल सिटीजनशिप। फंडामेंटल ड्यूटीज में आर्टिकल जब हम देखते हैं 51A, तो उसमें इसे प्रमोट किया गया है। एवरी सिटीजन हैव ड्यूटी टू प्रमोट हार्मोनी एंड द स्पिरिट ऑफ कॉमन ब्रदरहुड। ये आर्टिकल 15A जब हम पूरा पढ़ेंगे तो वहाँ पे देखेंगे। और ये भी जो है 42nd CAA कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा यहाँ पे जोड़ा गया है। तो प्रियम्बल जो है वो डिक्लेयर करता है कि डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल एंड यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन। वर्ड इंटीग्रिटी हैज़ बीन एडेड टू बी प्रियम्बल। ये जो इंटीग्रिटी है इसमें यहाँ पे ये जो वर्ड है ये 42nd में अमेंडमेंट में जोड़ा गया, यानी 3 वर्ड जो है सोशलिस्ट, सेकुलर और इंटीग्रिटी, ये 3 वर्ड आपको 42nd CAA कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1946 में जोड़ा गया है, इसे ध्यान रखिएगा। और अंत में आपके लिए एक बात, आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, यूपीएससी की कर रहे हैं, जुडिशरी की कर रहे हैं, बीपीएससी या कोई भी स्टेट यूपीपीएससी कोई भी स्टेट कमीशन की तैयारी कर रहे हैं, तो आपको ये पूरा का पूरा प्रियम्बल कोमा फुल स्टॉप के साथ याद होना चाहिए। अगर किसी मेंस एग्जाम में ये कह दिया कि आप पूरा का पूरा प्रियम्बल लिखो, तो उस दिन आप अपने आप को माफ़ नहीं कर पाओगे कि मैंने इतने दिन प्रियम्बल पढ़ा लेकिन हमें प्रियम्बल का वर्ड बाय वर्ड याद नहीं है। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में अगले विषय के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।